स्टार्ट करें। निकालो ज़रा, डालो एक्सरसाइज नंबर, पहले चैप्टर का नाम डालो, चैप्टर 3, जो मैथ का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर 3 इसका नाम क्या है? इसका नाम है, इधर करो, इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। समीकरण युग्म। चैप्टर का नाम डालो जल्दी से। क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब ये जो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, एक चीज़ बताओ, जब कल बताया था हमने तो उसमें एक चीज़ बताई थी कि हमारे चर और अचर क्या होते हैं, ये चीज़ समझाई थी। उसमें बताया था हमारे जो चर होते हैं ये कौन से होते हैं? चर कौन से होते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी आता है ये सब क्या होते हैं? ये सभी क्या होते हैं? ये सभी चर होते हैं। जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सभी क्या होती हैं? जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं? अचर होती हैं। क्या हो जाएंगे? 1 2 3 करके जो भी आ रहा है वो अचर होते हैं। अब इसमें लिखा क्या है? दो चर वाले मतलब जो इसके अंदर हम करेंगे इसमें लगातार कितने चर आएंगे? दो चर आएंगे। एक ही समीकरण दी जाएगी। समीकरण कब बनती है? एक चर x ले लिया, दूसरा चर हमने y ले लिया। अब इनको हमने प्लस या माइनस के साथ लिख दिया और क्या बताया? रैखिक समीकरण युग्म। अब समीकरण बताया गया तो मतलब बराबर पे क्या होगा? समीकरण में क्या होता है? बराबर पे क्या कर देते हैं? बताया था कि बहुपद कब तक रहता है? बहुपद कब तक रहेगा? जब तक बराबर पे कुछ ना लिखो। बहुपद के लिए बताया था कि हमने ऐसे लिख दिया, अगर हमने x² प्लस का 2x प्लस के 5 ऐसे लिखा, ये भी क्या है? ये भी हमारा बहुपद है। ये बहुपद है क्यों? क्योंकि इसके बराबर पे अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हम इसको अगर बहुपद को समीकरण बनाना चाहें तो क्या करते हैं? बराबर पे क्या करेंगे? 0 लिख देंगे, हो जाएगा। मतलब बहुपद को अगर समीकरण बनाना है तो हम क्या कर देंगे? बहुपद को समीकरण बनाने के लिए बराबर पे कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। ठीक, बराबर पे 0 आ जाएगा। तो इसमें तुम्हारे दो चर वाले बोले गए, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हमें क्या करना होगा? दो चर आएंगे लगातार, एक्स और वाई या जेड, कोई भी दो पेयर आ जाए, एक्स वाई आ जाए या वाई जेड आ जाए या ए बी करके आ जाए, कोई भी आ जाए। दूसरी चीज़ क्या होगी? दो चर वाले कैसा बोला? रैखिक बोला है। अच्छा, कल जब घातों को बताया था, घात में बताया था, तो घात में एक चीज़ बता रखी थी क्या, कि जो भी हमारी घातें होती हैं उसके हिसाब से हम इसको नाम दे देते हैं कि अगर किसी भी चर की अधिकतम घात सबसे बड़ी घात 1 है तो क्या होता है? रैखिक होता है। सबसे बड़ी घात 2 हो तो क्या हो जाता है? द्विघात हो जाता है। सबसे बड़ी घात 3 हो जाए तो क्या हो जाता है? त्रिघात। सबसे बड़ी घात 4 हो जाए तो क्या हो जाता है? चौघात हो जाता है। मतलब इसमें क्या है? इसमें जो भी समीकरण बन के तैयार होगा, वो किस रूप में होगा? वो उसकी सबसे बड़ी जो चर होगा उसका सबसे बड़ी घात क्या होगी? सबसे बड़ी पावर क्या होगी? 1 होगी। अब मान लेते हमने कोई संख्या ये लिख दिया, इधर बातें नहीं। अब याद रखना, जो हमारा ये रैखिक समीकरण युग्म के अंदर हमारा जो व्यापक समीकरण होता है, उस समीकरण का रूप क्या होता है? व्यापक रूप क्या होता है? तो याद रखना, जो व्यापक रूप होता है समीकरण का यानी कि जो इक्वेशन का व्यापक रूप होता है वो लिख लेना ज़रा, क्या होता है? बातें नहीं। व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है ax प्लस में by प्लस में c बराबर पे 0। यानी कि इसमें देखो हमारे जहाँ a और b जो हैं ये एक तरह से संख्याओं का काम कर रही हैं। जहाँ पर हमारे वेयर, या फिर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो जहाँ, क्या है? जहाँ हमारे जो a b और c हैं, a b और c, ये क्या है? ये हमारी वास्तविक संख्या है। ये क्या है? रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्या। ये हमारी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स हैं। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है? जो हमारा a और b का मान है, इधर ध्यान दो, ये जो हमारा a और b का मान है ये वास्तविक संख्याएं, a b c तीनों ही वास्तविक संख्याएं होती हैं। a और b का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a का और b का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ, c का मान 0 हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन a और b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए, मान लेते हमने कोई समीकरण लिख दी, हमने लिखा 2x प्लस के 3y प्लस का 5 बराबर पे 0 लिख दिया।
ये भी क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि एक चर ये x हो गया, दूसरा चर क्या हो गया, y हो गया, दो चर हो गए। अब ये दो चर हो गए तो ज़रा बताओ इसका x का गुणांक कितना है, 2 है, y का गुणांक क्या है, 3 है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, अगर ये 0 हो जाता तो ये क्या x बचता, नहीं बचता, क्योंकि 0 का हम किसी भी चर या अचर के साथ जिसके साथ भी गुणा कर देते हैं उसको क्या बना देता है, वो 0 बना देगा, मतलब ये बचेगा ही नहीं। जब ये बचेगा ही नहीं तो ये क्या हो गया, एक चर वाला बन गया, दो चर वाला तो बना ही नहीं। तो याद रखना है, जो हमारा a और b का मान होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इतनी चीज़ समझ में आ गई। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, क्या बोला गया इसमें, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब रैखिक का मतलब घात जो होगी चरों की वो कितनी होगी, एक होगी। और युग्म बोला है मतलब इसमें क्या होंगे, जोड़े में आएंगे। युग्म बोला है तो मतलब क्या होगा, जोड़े में आएंगे। एक समीकरण अगर हमने ये ले दी, हमने लिखा 2x प्लस का 5y प्लस के 3 बराबर पे 0, दूसरा भी आ जाएगा तुरंत 2x प्लस के 7y माइनस का 3 करके, ऐसे कोई दूसरा भी आ गया। इनका क्या होता है, दो चर वाले। ये भी देखो, इसमें भी दो चर हैं, इसमें भी क्या है, दो चर हैं, दो चर हैं, लेकिन इनका क्या बन गया, युग्म बन गया, इनका पेयर बन गया। तो ये हमारे क्या हो गए, ये इसमें पूरे एक्सरसाइज में क्या करेंगे, दो चर आएंगे तो दो चर आ रहे हैं। रैखिक समीकरण होंगे, अधिकतम घात दोनों की चरों की क्या होगी, एक होगी। और युग्म बोला है मतलब ये कैसे आएंगे, पेयर में आएंगे, जोड़े में आएंगे। ठीक। अब जब इसको हम हल करते हैं तो हल करते समय क्या किया जाता है, हल करने के लिए हमें क्या करेंगे, हम देखते हैं कि हमारे जो इनसे जो आंसर निकल के आएंगे, इनको हल करने पे, इन दो को हल करने पे जो उत्तर निकल के आएंगे वो किस तरह के होंगे। मतलब उसका केवल एक आंसर निकलेगा, कभी कभी क्या होते हैं एक से ज़्यादा आंसर निकल आते हैं, कभी कभी आंसर ही नहीं निकलते, ये कंडीशन आ जाती है। तो हमें ज़रा देखो क्या करना है। अब ये याद रखना किस रूप में मिलेगा, हमारी जो समीकरण होती है इसके युग्म दिए जाते हैं। तो युग्म को देखो, हमारा युग्म कैसे मिलेगा, a1x मिल जाएगा प्लस में b1y मिलेगा प्लस में c1 बराबर 0 हो गया। दूसरा हमने ले लिया a2x हो गया प्लस में b2y हो गया प्लस में c2 बराबर 0 हो गया, ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इनसे क्या पता चलेगा कब ये 0 है, कब इसका एक आंसर आएगा, कब इसके कितने आंसर आएंगे, इस हम इसके इस युग्म के इस जोड़े से, इस पेयर से पता कर लेंगे। अब ज़रा देखो, मान लेते हैं हमारा जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक पहला वाला a1, y का गुणांक पहला वाला b1, अकेली संख्या c। याद है ना समीकरण जो लिख रहे थे, एक्स स्क्वायर के साथ वाला a का मान था, x के साथ वाला मान b का, अकेली संख्या दिखे c का। इसमें भी वही है, पहला वाला जो चर लिखा है उसके साथ वाला a1 का मान, दूसरा वाला जो चर है उसके साथ में b1 का मान, जो अकेली दिखे c1 का मान। अब होगा क्या कि इसमें हम क्या कहते हैं, हम तुलना इनके करते हैं, a1 b1 c1, इन लोगों को लेके चलते हैं। अब तुमको दो समीकरण दिए जाएंगे तो पहले वाले में सबको क्या 1 आ जाता है, a1 b1 c1 बन जाएगा। और ये जो दूसरी समीकरण होती है ये a2 b2 और c2 बन जाएंगे। दूसरे को दो करके a2 b2 c2 करके बना दोगे। अब इतना करने के बाद सिंपली क्या करना है, ज़रा देखो, जब ऐसे लिख लोगे तो हमारी एक कंडीशन बन गई क्या। अब क्या करेंगे, हमारे जब क्या होंगे, हमारे जब a1 अपॉन a2 का मान जो हो b1 अपॉन b2 के बराबर ना हो, क्या, जब a1 अपॉन a2 का मान b1 अपॉन b2 के बराबर ना हो, इस कंडीशन में ये जब कंडीशन आ जाए तब क्या होता है, a1 अपॉन a2 का मान b1 अपॉन b2 के बराबर अगर नहीं है तो क्या होते हैं, अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब क्या, केवल इसका एक आंसर निकलेगा, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकलेगा, इस तरह की समीकरणों को हल करने पे जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, केवल एक निकल के आएगा। अच्छा, इसमें जो रेखाएं होती हैं परस्पर, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ याद है ना कैसे बना रहे थे, ग्राफ इस तरह से अक्षांश के हिसाब से हम बना रहे थे। ये y अक्ष, यहाँ पे y डैश आ गया, यहाँ x आ गया और यहाँ पे x डैश आ गया, ऐसे ही बना रहे थे। इस पे क्या होगा, इस पे अगर हमारी जब दो रेखाएं क्या होंगी, ऐसे जब एक दूसरे को इस तरह से काट दें, जब इस तरह से काटेंगी तो ये कितनी बार काट रही हैं, एक बार। जब दो रेखाएं, इन दोनों समीकरणों से बनने वाली जो दो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को केवल एक ही बार काटें, एक ही बार टच करें, तब वो क्या हो जाएगा, तब वो उसका हल होगा क्या, अद्वितीय हल। यानी कि इसमें जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कितनी बार प्रतिच्छेद करती हैं, एक बार। इसमें लिख लेना, रेखा क्या करती है, इसमें रेखा जो होती है, रेखा क्या, किसी का नाम नहीं है, हम इन लाइनों की बात कर रहे हैं। रेखा क्या है, एक दूसरे को केवल एक बार प्रतिच्छेद करती है। केवल कितनी बार,
एक बार प्रतिच्छेद करती है यानी कि काटती है। ठीक, कितनी चीज समझ में आ गई? एक दूसरे को केवल कितने बार? केवल एक बार काटती है। हो गया, पहला समझ में आया। अब मान लेते हैं हमारे क्या हो रही है, रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बार ना काट के एक से ज्यादा बार काट दे। हाँ, ये इसको क्या कहा जाता है? इसको प्रतिच्छेदक रेखा कहा जाता है। ये एक दूसरे को क्या करती हैं, ग्राफ के अंदर बनाएंगे तो एक दूसरे को क्या करती है, एक ही बार कट करती हैं। और जब ये केवल एक दूसरे को एक ही बार कट करेंगी, मतलब एक पॉइंट पे टच कर रही, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो भी कितना निकलेगा? एक ही निकलेगा। इसलिए इसका जो हल होता है, जो सॉल्यूशन होता है, उसको क्या कहा जाता है? अद्वितीय हल कहा जाता है। ठीक, अब दूसरी इसकी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन देख लो इसकी। अब दूसरी कंडीशन अगर हम देखें तो हमारा मान लेते हैं कोई ऐसे ही दे दिया गया, ऐसे ही कोई हमको फिर से समीकरणों के युग्म दे दिए गए, फिर से समीकरणों के युग्म दे दिए गए। हमने कोई समीकरणों के युग्म ले लिए, ऐसे हमने फिर से यही बना लिया, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0। दूसरा जो समीकरणों का युग्म बना था वो a2x था, वो b2y था, और यहाँ पे प्लस में क्या था? c2 था। यही था। अब ऐसे हमने क्या किया, इस बार हमने जो दूसरा बनाया उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि a1 का मान, a1 बटे a2 का मान जो है वो b1 बटे b2 के बराबर है, और उसका जो मान है वो c1 बटे c2 के बराबर भी है। जब इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए, जब तीनों आपस में क्या हो? बराबर हो। जब तीनों आपस में क्या हो? बराबर हो, तो इस तरह की जब कंडीशन आती है तो इसके कितने हल होते हैं? इस तरह की जब कोई कंडीशन आती है तो उसके कितने हल होते हैं? तो याद रखना, जब इस तरह से आएगा तो इसके कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि इसके कई सारे आंसर निकल के आएंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक, दूसरी चीज अगर पूछी जाए, इसमें जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? इसमें रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? इसमें रेखाएं होती हैं संपाती रेखाएं। कैसी होती हैं? संपाती। संपाती का मतलब क्या? एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन इस तरह से गई, दूसरी लाइन भी क्या होगी? इसी के ऊपर समांतर, तो दूर दूर हो गई, ये वो तीसरी कंडीशन आ जाएगी। उसमें एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी तो कोई आंसर ही नहीं निकलेगा। इसमें संपाती रेखा होती है, मतलब क्या? एक लाइन इस तरह से गई। अब इसमें देखो, हमें साफ साफ पता चल रहा था कि दूसरी लाइन जब निकली तो केवल एक बार टच किया, लेकिन इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और संपाती रेखा होती है, तो ये क्या होगी? दूसरी रेखा जो होगी इसके ऊपर। अब बता सकते हो ये कितनी बार टच की है? कितने बार टच की है? एक साथ दो रेखाएं हो गई ऊपर नीचे ही, पता ही नहीं चलेगा कितने बार टच की है। अनेक उनको बार टच कर रही है, तो इसके जो हल होंगे वो क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें एक बार काट रही थी, एक बार टच कर रही थी, तो केवल एक हल निकल के आया, अद्वितीय हल निकल के आया। तो ये इसमें रेखाएं जो होती हैं परस्पर कैसी होती हैं? परस्पर रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? संपाती रेखा होती है। कैसी रेखा होती है? संपाती रेखा। ठीक, इतना समझ में आया? क्या होता है? संपाती रेखा होती है। अच्छा, इसकी जो तीसरी कंडीशन, फिर से इसी समीकरण को ले लें। इसमें तीसरी कंडीशन हम बना लेते हैं, मान लेते हैं हमने तीसरा लिया, हमने लिखा a1/a2 का जो मान है ये तो आपस में बराबर पड़ रहे हैं b1/b2 के, लेकिन जो तीसरा आया वो क्या है? इससे बिल्कुल अलग है, वो मिल ही नहीं रहे, वो मिल ही नहीं रहे। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जब ये वाली स्थिति आ जाए, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसका कोई हल नहीं होता है। इसमें रेखाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं, इसका क्या? कोई हल नहीं होता है। इसका क्या? कोई हल नहीं होता है। दूसरी चीज इसमें जो बोल दिया जाए, इसमें क्या होता है? इसका कोई हल नहीं होता है। दूसरी चीज इसमें अगर हम बोलें तो इसमें क्या होगा? इसमें जो रेखाएं होंगी परस्पर कैसी होती हैं? समांतर। मतलब एक लाइन यहाँ से गई तो दूसरी लाइन कहाँ से जाएगी? ऐसे जाएगी, मतलब एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी। तो जब टच कर रहे हैं तो एक हल, जब लगातार टच करती जा रही है ऊपर नीचे तो अनेक हल, और जब टच ही ना करें तो कोई हल नहीं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है समांतर रेखा। क्या कहा जाता है? समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई? क्या है इतनी चीज समझ में? अब इनको तीनों के लिए एक एग्जांपल देख लो, तीनों के लिए एक एग्जांपल देख लो।
हम यहाँ पे 3 एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिख लिया 2x प्लस का 3y और माइनस के 5। दूसरा लिखा 4x प्लस का 6y माइनस के 10। दूसरी समीकरण के लिए हमने ले लिया 3x माइनस के 2y प्लस के 12 बराबर 0। इधर बातें नहीं करनी है। 4x माइनस के 8y प्लस के 2 बराबर पे 0। और तीसरी कंडीशन हमने यहाँ से ले ली। इधर ध्यान दो, पहले हम तीनों का एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से, तो आगे करने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से देखो ज़रा, अगर हम इतना करने के बाद हम कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ से 4x प्लस के 8y माइनस के 11 या 13 हमने ले लिया। दूसरी हमने समीकरण लिख दी, हमने यहाँ पे 8x लिखा प्लस के 16y लिख दिया और माइनस का हमने 29 लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब ज़रा ध्यान देना, एक एक को सवाल को अगर हल करें तो इसके हिसाब से हमने क्या बताया, जो पहली समीकरण है उसमें क्या बन जाते हैं, a1 b1 c1 बन जाते हैं। जो दूसरी वाली समीकरण है उसमें क्या बन जाता है, a2 b2 और c2 बन जाते हैं। यही चीज़ बताई। तो बताओ ज़रा, यहाँ पे a1 का मान कितना है, b1 का मान कितना है, c1 का मान कितना है। बताओ ज़रा, a2 का मान कितना है, b2 का मान कितना है और c2 का मान कितना है। देखो, पहली समीकरण, पहली वाली समीकरण का सब क्या है, 1 है। दूसरी वाली समीकरण में जो 2 वाला है वो दूसरी समीकरण का है। ठीक, अब a1 पूछा गया, मतलब a1 कौन, x के साथ वाला मान a1 का होता है, x के साथ वाला मान a1 का होता है। तो a1 का मान कितना है, 2। y के साथ वाला मान किसका होगा, b1 का। तो यहाँ पे y का मान कितना है, b1 का मान कितना है, 3। और जो अकेले दिख जाए वो c1 का मान कितना है, माइनस का 5 है। ये चीज़ तो क्लियर है ना। जब प्लस का हो तो ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस वाला चिन्ह के साथ लिखा जाता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ देखो, यहाँ से जब हम दूसरे वाले को करेंगे तो a2 वाले को अगर करें तो इसमें a2 का मान कितना है, 4 है। इसमें b2 का मान कितना है, 6 है। और c2 का मान कितना है, माइनस का 10 है। यही है, ऐसे दिए। अच्छा, इसको अगर हम देखो हल करने लगें, इसको अगर हल करने लगेंगे तो हम बता सकते हैं क्या, a1/a2 का मान देखो, a1/a2 रखो, a1/a2 का मान, a1/a2 का मान कितना है, 2/4 है। कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि a1/a2 का मान कितना है, 1/2 है। क्या b1/b2 का मान अगर हम निकालें, b1/b2 का मान निकाल दें, b1/b2 का मान निकाल दें, तो ज़रा देखो b1/b2 का मान कितना निकलेगा, b1 का मान 3 है और b2 का मान कितना है, 6। कैंसिल कर देंगे तो 1/2 निकल के आएगा। कितना निकलेगा, 1/2 निकल के आएगा। हो गया। अब ज़रा एक चीज़ यहाँ पे देखो, क्या हम बता सकते हैं कि आगे तभी जाना है, निकालना चाहो तो तुम c1/c2 का भी निकाल के दिखा सकते हो, लेकिन हम आगे तभी बढ़ते हैं जब वो क्या शुरुआत वाला मैच हो जाए, तब आगे बढ़ते हैं। अगर शुरुआत वाला ही मैच नहीं हुआ तो हमें c1/c2 तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रा देखो, क्या a1/a2 का मान जो है, a1/a2 का जो मान है, क्या वो बराबर है b1/b2 के। a1/a2 का मान 1/2 निकला था, b1/b2 का मान भी 1/2 निकल गया। और बराबर पे c1/c2 का मान अगर हम कैंसिल करें तो इसका भी कितना निकल आएगा, 1/2। और जब तीनों बराबर हैं तो रेखाएं कैसी होंगी, जब तीनों रेखाएं बराबर हों, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 आपस में बराबर हों तो क्या हो जाती हैं, रेखाएं संपाती हो जाती हैं। और संपाती रेखाएं जब होती हैं तो क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इतनी चीज़ समझ में आई। अब इसमें हम बता सकते हैं, इसमें अच्छा देखो क्या हो जाएगा, इसमें बताओ a1/a2 का मान कितना है, a1 का मान 3 है और a2 का मान कितना है, 4। अच्छा, b1/b2 का मान पूछ दिया जाए, कितना है, इसका माइनस का 2 है और इसका कितना है, माइनस के 8। हो गया। c1/c2 का मान अगर देख दिया जाए, c1/c2 का मान अगर हम देखें तो इसका c1/c2, इधर ध्यान दो, c1/c2 का मान, इसका मान 12 है और इसका मान कितना है, 2। कैंसिल कर देंगे तो इसका मान कितना निकल आएगा, 6/1 हो जाएगा। क्या बता सकते हो, तीनों मान बराबर दिख रहे हैं। a1/a2 का मान, a1 का मान 3, a2 का मान 4, b1 का मान 2 और b2 का मान क्या है, 8।
इसके हिसाब से कैंसिल किया तो 1/4। मतलब अगर हम ध्यान दें तो A1/A2 का जो मान है वो B1/B2 के बराबर नहीं है, और जब ये दो आपस में बराबर नहीं है तो जो हल होगा वो कैसा होगा, जो हल होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। जो हल होगा वो कैसा हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। तो इसमें लिख लेना क्या कैसा हल होगा, अद्वितीय हो जाएगा। और जब अद्वितीय हल होता है तो अद्वितीय हल की कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, जो रेखाएं होंगी वो कैसे होंगी, प्रतिच्छेदक रेखा होंगी। मतलब जो रेखाएं आपस में कट करेंगी एक दूसरे को इस तरह से कट कर जाएंगी, होगा। तीसरी वाले का जरा निकाल के बताओ क्या निकलेगा इसमें। तीसरे का निकालो जल्दी से, तीसरे का जल्दी से निकालो, तब तक हम आगे बताते हैं। तीसरे वाले का निकालो जरा ऐसे ही, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान निकालो। फिर जरा चेक करो क्या वो बराबर मिल रहे हैं, कहाँ तक बराबर है और कहाँ से बराबर नहीं है। करो। एक्सरसाइज 3.1 देखो जरा कितने क्या क्वेश्चन है उसमें। एक्सरसाइज 3.1 देख के बताओ क्वेश्चन कितने हैं उसमें। एनसीईआरटी को देखो। अब जरा देखो, अब हम जब इतने ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इधर ध्यान दो सब लोग, जब इतनी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो इतना समझने के बाद हमारे क्या होते हैं, इसमें सवाल जो पूछे जाएंगे अभी उसको कह देते हैं ज्यामितीय विधि से भी हल करना है और ग्राफीय विधि से भी हल करना है। दोनों कंडीशन बताए जा रहे हैं, दोनों तरीके बताए जा रहे हैं। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो ज्यामितीय विधि क्या हो जाएगी, एग्जाम्पल ज़रा ले लें। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, अपने पास से कोई समीकरण बना लेते हैं और उसको देखें ज़रा क्या आ जाएगा। ध्यान दो ज़रा, यहाँ पे मान लेते हैं हमने कोई दो समीकरण ले लिया। हमने लिखा 2x प्लस का 3y बराबर 5। तीसरा लिख दिया हमने 3x माइनस के 4y बराबर 7। ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लिया। अब क्या है, इस सवाल को दे दिए गए इस तरह के दो रैखिक समीकरण युग्म दे दिए गए। अब बता दिया गया इसको ज्यामितीय और ग्राफीय दोनों विधि से हल करना है। जैसे भी आगे करोगी तो उसमें दोनों ही बता रखे हैं, ज्यामितीय विधि से और ग्राफीय विधि से दोनों से हल करना है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दो जरा, इधर ध्यान दो सब लोग। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो इसमें हम क्या इसको हम क्या करेंगे, पहले उस समीकरण के हिसाब का बना लेते हैं। उसके हिसाब का बनाना चाहो तो बना लो, वरना फिर हम डायरेक्ट ज्यामितीय विधि से हल करना है तो हम यहीं पे करते चलते हैं। तो ज़रा देखो, अगर हम यहाँ पे बताएं तो पहले ज्यामितीय विधि से अद्वितीय हल वाला समझ में आ गया कैसे निकालना होगा, उतना समझ में। ये हमें क्या करना है, ये बराबर केवल दिखाना है या नहीं है, तो उसी हिसाब से जो कंडीशन बताई आ जाएंगी। अब ज्यामितीय विधि से ग्राफीय विधि से अगर कह दिया जाए, इधर ध्यान दो सबके सब, ज्यामितीय विधि से या ग्राफीय विधि से अगर कह दिया जाए तो हम क्या कहते हैं, ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे। ग्राफीय विधि से और ज्यामितीय विधि से हमने हल करना है तो हम क्या कहते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। अब जरा देखो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम एक एक को लेके चलते हैं। पहली वाली समीकरण को, इसको हम कौन सी समीकरण ले लेते हैं, पहली वाली समीकरण ले लें। हमने ले लिया 2x प्लस का 3y बराबर 5, पहली समीकरण ले ली। ठीक, दो समीकरण दी गई हैं, हम क्या कहते हैं पहली समीकरण लेकर। इधर ध्यान दो, अभी एक्सरसाइज भी करनी है। अब हमें क्या करना है, ये समीकरण दी गई, इसके अंदर से हमें x और y का मान चाहिए। ज्यामितीय विधि से या ग्राफीय विधि से भी कहा जाएगा तो यही तरीका इस्तेमाल करना है। एक्सरसाइज 3.1 में पूरा यही पैटर्न लगेगा। अब जब हमें ये समीकरण दी गई है, ये वाली समीकरण दी गई है, तो हमें क्या करना है, हम याद रखना इसमें संख्याओं को हमें जब भी मानने के लिए कहा जाए तो हमेशा संख्या को 0 मान लेना। पहली कंडीशन में क्या कहते हैं, x को 0 मान लेंगे। पहली बार में क्या किया, x को 0 मान लेंगे। तो ज़रा देखो क्या दे रखा है, 2x लिखा हुआ था प्लस का 3y लिखा था और बराबर कितना लिखा हुआ था, 5, ये था। अब हमने पहली बार में क्या किया, x को 0 माना है, x को 0 माना है। जब x को हम 0 मान रहे हैं तो जैसे ही 2 के साथ x आएगा 0 बन के, यहाँ पे आएगा 3y बराबर पे 5, तो क्या होगा, 2 का 0 के साथ गुणा होती कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बचा क्या, 3y बराबर पे कितना बचा, 5 बचा।
मतलब हम अगर y का मान निकालना चाहें तो y का मान कितना निकल आएगा, 5/3 निकल आएगा, ऐसा कुछ निकल के आएगा। y का मान 5/3 निकल के आएगा। मतलब हम जब x को 0 मानेंगे तो y का मान कितना निकलेगा, 5/3। जब हम x को 0 मानेंगे तो y का मान कितना निकल के आएगा, 5/3। थोड़ा सा भी ध्यान हटा, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब दूसरी बार में क्या कहते हैं, हम y को 0 मान लेते हैं। दूसरी बार में हम y को 0 मानेंगे। समीकरण अब भी वही है, समीकरण अब भी वही है। कौन सी, 2x प्लस का 3y बराबर पे क्या है, 5। अब जब y को हमने 0 मान लिया, अब x से नहीं मतलब, y को हम जब 0 मान रहे हैं तो 3 इंटू 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 हो जाएगा। अब जब यहाँ से 0 हो गया तो कितना निकल आएगा, 2x बराबर पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये वाला तो 0 होके ख़त्म। मतलब यहाँ से x का जो मान निकलेगा वो कितना निकल के आएगा, 5/2 निकल आएगा। जब भी हल करना हो ज्यामिति विधि से कहा जाए तो इस तरीके से जब भी हल करोगी हमेशा x को 0 मान के चलना, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। 1 या 2 मान रही हो तो संख्या निकलेगी। मान लेते तुमने 1 माना होता तो 2 1 के 2 हो जाता, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का होता, घटता तब बनता जाके। ठीक, अब जब 0 मान रही हो तो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, 1 के लिए कभी कभी हो सकता है पूर्ण संख्या बन के आ जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा आ जाए, ज़रूरी नहीं कि हमेशा बन जाए। अब ज़रा देखो, जब ऐसे बन गए तो ये वाली हमें समीकरण से ज्यामिति विधि से जब हल कर रहे हैं तो ये हमारे 2 मान निकल के आ गए। और इसमें हमारे जो मान होते हैं वो इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ लिए जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लिए जाते हैं। तो ज़रा देखो 2 बिंदु कौन कौन से निकल के आए। पहला वाला बिंदु हम इसको P नाम दे देते हैं। P नाम से बिंदु जो निकला 0,5/3 निकल आया, 0,5/3 ऊपर नीचे, इधर ध्यान दो। P वाला जो बिंदु निकला 0,5/3 निकल के आया। और जो यहाँ से ये Q बिंदु निकल रहा है वो क्या निकला है, Q बिंदु क्या बन जाएगा, 5/2 कॉमा में 0। अभी इसको ग्राफ पे दर्शा के सारी दिखाना कि प्रतिच्छेदक क्यों बनता है और क्यों नहीं बनता है। इतना हुआ, इतनी चीज़ हुई। अब ध्यान दो ज़रा, इसी को अब हम क्या कहते हैं, दूसरी समीकरण को भी यहीं सॉल्व कर लें। दूसरी वाली समीकरण को अगर हम यहाँ हल करें तो ज़रा देखो कितना आ जाएगा। दूसरी समीकरण कौन सी दी गई है, दूसरी समीकरण कौन सी दी है, 3x माइनस के 4y बराबर पे कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। इसके लिए भी ठीक वही काम करना है। इसके लिए भी एक बॉक्स बना लो। ये हमने बॉक्स बना लिया। ये बॉक्स बना लिया। फिर से वही काम क्या करेंगे, हम पहली कंडीशन में हम क्या करते हैं, x को 0 मान लेंगे। और जैसे ही x को 0 मानेंगे तो हमारी समीकरण है 3x माइनस के 4y बराबर पे कितना है, 7 है। x को 0 मान लिया तो 3 गुणा 0 हो जाएगा, माइनस का 4y बराबर पे कितना बचा है, 7 है। अच्छा, 3 का 0 से 0 बचा तो इधर यहाँ से माइनस का 4y बराबर पे 7 बचा, तो y का मान हम अगर कहें तो कितना निकलेगा, माइनस का 7/, ये निकल के आएगा। एक तरफ गुणा में दूसरे भाग में जा रहा है। इसका मान कितना निकलेगा, माइनस का 7/4 निकल आएगा। अच्छा, अगर हम इसमें ध्यान दें, अब दूसरी कंडीशन में क्या कहते हैं, y को 0 मान लेते हैं। जब दूसरी बार में y को 0 मानेंगे तो क्या समीकरण थी, 3x माइनस के 4y बराबर पे 7 थी। हमने y को 0 मान लिया तो 3x माइनस का 4 इंटू में कितना हो जाएगा, 4 इंटू में 0 हो जाएगा, बराबर पे कितना है, 7। अच्छा, यहाँ से 4 का 0 से गुणा होते ही कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 3x माइनस का 0 बराबर पे 7। यानी कि अगर हम देखें 3x बराबर 7 आ रहा है तो x का मान निकालेंगे, कितना निकलेगा, 7/3। कितना निकलेगा, 7/3। यानी कि यहाँ से हमारे फिर से 2 बिंदु बन के तैयार हो गए। 2 बिंदु यहाँ से बन जाएंगे। उसको PQ नाम दिया था, इसको R और S नाम दे देते हैं। इसको हमने R नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया हमने S। PQ R S करके हमने नाम दे दिए। तो हमारा R बिंदु जो है वो कितना है, 0, याद रखना पहले हमेशा x का मान रखते हैं। बताया था ना भुज और कोटि वाला, पहले हमेशा किसका मान रखा जाता है, पहले x का मान रखते हैं, उसके बाद y का मान आता है। अच्छा, दूसरा जो मान है, दूसरा वाला मान देखो ज़रा कितना है, जो s का मान है दूसरा वाला कितना है, 7/3, और कॉमा में कितना है, y का मान जो है वो 0 है। दोनों बन गए। अब क्या है, अब ये आ गया, ये हमने ज्यामिति विधि से हमने ये बिंदु निकाल लिए, अभी इनके अगर मान कह दिए जाते हैं x और y के, तो हम यहाँ से अभी मान भी निकाल लेते हैं। मान वो क्या करेंगे, अभी हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि वगैरह सब हम आगे करेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी बेसिक देख लो एक्सरसाइज, उसके बाद स्टार्ट करेंगे।
अब ज़रा देखो, जो ये मान निकल के आए हैं इनको क्या किया जाएगा, इनको मान को ग्राफ पे दर्शाने के लिए बोल दिया जाता है, तो ग्राफ पे दर्शाना होगा हमें। ग्राफी विधि से देखो कि एक्सरसाइज 3.1 है जो, उसमें भी सारे ग्राफी विधि से बोले हैं, ज्यामिति और ग्राफी विधि से हल करने, मान निकालने के लिए नहीं कहा है, ज्यामिति और ग्राफी विधि से उसको हल करने के लिए सिंपल सा बता दिया, वही काम करने। तो यहाँ पे याद है ना, मूल बिंदु होता है, ये कौन सी अक्ष है, ये कौन सी अक्ष होती है, वाई एक्सिस होती है, वाई अक्ष होती है। अच्छा ये वाली कौन सी होती है, एक्स अक्ष होती है, ये एक्स डैश हो गया, हो गया। इसमें हम संख्याएं दे देते हैं, इधर हमने क्या किया, इधर हमने मान लिया 1 है, यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ पे हमारा 3 है, 3 तक ही ले जाते हैं क्योंकि ज़्यादा पड़ेगा नहीं, 3 तक ही सही है। यहाँ पे हमने 1 ले लिया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 होते, उल्टे हाथ की तरफ आते हैं तो -1, -2 और -3 चलेगा। नीचे की तरफ जाएंगे तो -1 हो गया, -2 हो जाएंगे और माइनस का कितना हो गया, 3 हो गया। अब ज़रा ध्यान दो इधर, इतना ध्यान दो। अब हम क्या करेंगे, पहली वाली समीकरण के जो बिंदु निकले P और Q, दूसरी वाली समीकरण के जो R और S बिंदु निकले, उसको हमें इस पे दर्शाना है, उसको हमें क्या करना है, इस पे दर्शाना है। तो ज़रा देखो, पहला बिंदु अगर हम P को लें तो P पे देखो x का मान कितना है, 0, मतलब हमें इस वाली लाइन पे कहीं भी नहीं जाना है, 0 रहेगा। और 0 कहाँ होता है, यहाँ बीच में होता है, कहीं भी नहीं जाना है। लेकिन y का जो मान है वो कितना है, 5/3। अच्छा 5/3 को तुम ज़रा भाग करके देखो कितना निकलेगा, 3 से 5 को भाग करोगी, 3 के 3 हो जाएगा, पॉइंट लगाते ही 3 6 18 हो जाएगा, यानी कि अगर देखोगी तो 1.6 करके आ जाएगा, 1.5 से ऊपर थोड़ा सा जा रहा है। अच्छा ये प्लस का है ना, और y पे प्लस का बढ़ोगी मतलब 1 यहाँ आ रहा है और 1 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, 1.6 बन रहा है ना, 2 तो पूरा बना नहीं, मतलब P वाला बिंदु जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा बिंदु आ रहा है, P आ रहा है, कौन सा, 0,5/3 आ रहा है। अच्छा दूसरा बिंदु ध्यान दो, Q वाला बिंदु जो है वो 5/2 है, 5/2 और कॉमा में कितना है, 0, यानी कि x का मान कितना है, 5/2। 5/2 को ज़रा भिन्न के से दशमलव में लाओ, कितना बनेगा, 2 दूनी 4 हो जाता है और पॉइंट लगाते ही 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, कितना आ गया, 2.5 आ गया, 2.5, मतलब यहाँ पे बनेगा कि यहाँ पे बन जाएगा कौन सा, Q बिंदु हो गया, कितना 5,2 कॉमा में 0 हो गया। अब क्या करना है, अब ज़रा ध्यान दो इधर सब लोग, अब क्या करना है, जो ये बिंदु बने इन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, आपस में मिला देते हैं, ऐसे मिला दिया, ठीक। पहली समीकरण की रेखा बन के तैयार, अभी समझ में आ जाएगा प्रतिच्छेदक क्यों बन रही। अब अगर दूसरी रेखा इसको ऐसे काट जाए या फिर इसी के ऊपर चल जाए और या फिर इससे मिले ही ना, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर एक बार काट रही तो क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदक रेखा, मतलब हल जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, केवल एक। अगर इसी के ऊपर लगातार चलती जाए तो क्या बन जाएगी, संपाती रेखा, यानी कि हल कितने निकलेंगे, अनेक। और अगर इससे टच ही ना करे कहीं पे तो क्या हो जाएगा, समांतर रेखा, यानी कि हल क्या, कोई भी नहीं। इतनी चीज़ समझ में। अच्छा दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले के R और S बिंदु को दर्शाओ। R वाले पे x का मान जो है 0 है, लेकिन y का मान -7/4 है। कितना है, -7/4। अब जब 7/4 है तो 4 से भाग करोगे तो 4 से भाग करते ही 4 1 के 4 हो जाएगा, पॉइंट लगा दोगे 0 3, यानी कि 30 बन जाएगा, 4 7 28 और 4 5 20, यानी कि 1.75 आ रहा है, 1.75 आ रहा है, वो भी x का मान, वो भी y का मान कैसा, माइनस का, y का मान माइनस का 1.75 है, तो y ये वाली अक्ष है और यहाँ पे माइनस का 1.75 मतलब 2 के पास आ गया, यहाँ पे बिंदु बन जाएगा, यहाँ पे बिंदु आ गया कौन सा, P Q के बाद R वाला आ गया, कितना, कौन सा बिंदु था, 0, -7/4 हो गया। अब S वाले बिंदु को ज़रा देखो, S वाला बिंदु 7/3 है, यानी कि 7/3 को अगर हम x का मान देखें, ये है तो भाग करोगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 3 त्रिक 9, 2.3 करके मतलब 2 से ज़रा सा ऊपर बढ़ेगा, 2.33 चलता रहेगा, तो 2 यहाँ है x वाले पे प्लस का, और 2.33 मतलब यहाँ कहीं मिलेगा, ये तो 2.5 के पहुँच गया था ना, तो ये आगे तो 2.33 तो इसी जगह पहले ही पड़ जाएगा। यहाँ पे कौन सा बिंदु है, ये वाला कौन सा बिंदु है, ये दूसरा वाला बिंदु हो गया, S वाला। अब इन दोनों को हम क्या कहते हैं, आपस में मिला देते हैं इसे। क्या ये एक दूसरे को कितनी जगह काट रही हैं, एक बार काट रही है, तो इसका हल जो होगा वो कितनी, ये यहाँ पे केवल एक बार काट रही है, और इस कंडीशन में जो इसका हल होगा वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा।
और अद्वितीय हल है तो हमारी साफ साफ चीज़ समझ में आ गई कि इसके हल जो है अद्वितीय हैं, और यानी कि आंसर जो होगा वो 1 निकल के आएगा। और रेखाएं क्या हो रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, यानी कि प्रतिच्छेदक रेखा। इतनी चीज़ समझ में आ गई, अब निकाल लोगी ना। चलो 1-2 उदाहरण कर लेते हैं, उसके बाद तो एक्सरसाइज की जाएगी कल ना। उदाहरण लाओ करें। देखो हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उदाहरण जो है लिखो ज़रा, उदाहरण कुछ समीकरण लिखो। समीकरण दी गई है 2x प्लस का ay माइनस का 1 बराबर 0। और दूसरी समीकरण दी गई है तथा 3x माइनस 5y बराबर पे कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, बराबर पे 7 दे रखा है। इसका कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं होगा। बताया इसका कोई हल नहीं होगा यदि a का मान है, MCQ को क्वेश्चन है, a का मान पूछा गया।